Just waiting for everyone, starting in a minute. Let's start our session. Okay, everyone, just starting our class. So I'm sharing my screen. आज बहुत छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं अपने को. आज अपना फोकस रहेगा. Just wait for a second. I just sent wrong slide. आज हम प्रिज्म की बात करेंगे. आज बेसिकली प्रिज्म को देखेंगे. प्रिज्म में कैसे लाइट डेविएशन कैसे होता है और डिस्पर्सन कैसे होता है. ठीक है, स्मॉल टॉपिक है. ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसका टाइम बचेगा, देखते हैं क्या करना है. ठीक है, तो आज अपन प्रिज्म को क्लियर करेंगे. ओके, चलो. तो आज प्रिज्म देखेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, समझते हैं क्या होता है प्रिज्म. स्टार्ट ना. युवराज म्यूट कर रहा हूं, कर लो. हर्ष, मिली, निधि, प्रत्यूष, शुभम, विवेक. शुभम, ऑफलाइन क्लासेस तो तुम कर नहीं रहे हो. गुड इवनिंग एवरीवन. चलो, लेट्स टॉक अबाउट प्रिज्म. अगर प्रिज्म की बात करते हैं हम लोग, तो प्रिज्म के बारे में समझते हैं. प्रिज्म होता क्या है. ठीक है, तो प्रिज्म को अगर समझना है तो कुछ नहीं करो, एक ग्लास स्लैब लो.
ग्लास स्लैब को लीजिए और ग्लास स्लैब को एक ट्रायंगुलर सरफेस से कट कर दीजिए। एक ट्रायंगुलर सरफेस से ग्लास स्लैब को कट कर दीजिए, समथिंग कट कर दीजिए, ठीक है। तो जो ग्लास स्लैब को हम लोग कट करेंगे ट्रायंगुलर सरफेस से, तो अपने को दिखता है कि अपना ये जो पोर्शन कट पोर्शन हटने के बाद किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें आप देखोगे कि आपको दो ट्रायंगुलर फेसेस मिलेंगे, दो ट्रायंगुलर फेसेस मिलेंगे, एक ट्रायंगुलर फेस ये, दूसरा तीसरा, ठीक है। और उसके बाद आपको रेक्टेंगुलर फेस मिलेगा एक इस साइड से, दो, और तीसरा रेक्टेंगुलर फेस मिलेगा नीचे से। तो प्रिज्म के बारे में अगर हम बताएं तो प्रिज्म में आपको कुल मिलाकर के दो ट्रायंगुलर फेस होते हैं, टू ट्रायंगुलर फेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस। क्लियर है? एक प्रिज्म की अगर आइडेंटिफिकेशन जानना चाहते हो कि प्रिज्म, हाउ अ प्रिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड, तो प्रिज्म की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिससे इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट आर दोज अगर उसको समझना है अपने को, तो एक होता है, पहला होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, अब व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ प्रिज्म? तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जो पहली क्वालिटी होती है वो होती है एंगल ऑफ प्रिज्म। और जो दूसरी क्वालिटी हमारे पास होती है एंगुलर प्रिज्म के अलावा, वो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो किसी भी लेंस या ग्लास स्लैब का भी हम यूज करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ट्रायंगुलर प्रिज्म दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। दो दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं एक प्रिज्म की। एक प्रिज्म कभी भी आपको कोई दिया जाता है तो जस्ट यू हैव टू आस्क व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म हियर एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। क्या सबको क्लियर है प्रिज्म क्या होता है? बिल्कुल प्रत्युष कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म की, कि आखिर एक लाइट जब एक प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है तो क्या होता है। तो अज्यूम कर लेते हैं पहले, ये क्या है, ये आपका है एंगल ऑफ प्रिज्म। चलिए, तो मान लीजिए कोई लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट हुआ, तो कभी भी लाइट इंसिडेंट होता है सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, होना चाहिए नॉर्मल ड्रॉ होना चाहिए, नॉर्मल ड्रॉ होना चाहिए। अब लाइट जा कैसे रहा है, रेयरर टू डेंसर मीडियम, लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो लाइट में जब रेयरर से डेंसर मीडियम पे हम जा रहे हैं तो लाइट कैसा दिखेगा, लाइट अपने को किधर बेंड होगा, लाइट मस्ट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मस्ट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल का चक्कर क्या है ना, कि बहुत लोगों को लगता है ये नीचे के सरफेस के पैरेलल, ऐसा बिल्कुल नहीं हो, बस और बस टुवर्ड्स द नॉर्मल है और कुछ नहीं, ठीक है। अब लाइट जो है वो रीच कर रहा है दूसरे सरफेस पे, अगेन दूसरे सरफेस पे रीच कर रहा है तो फिर से हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये अगेन हमारा दूसरा नॉर्मल, नॉर्मल सरफेस 2 है। अब लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो वेयर इट मस्ट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट मस्ट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है? that is how light is refracted through prism। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी हमारे पास आती है कि एक लाइट का जो इनिशियल पाथ था वो कैसा था, वो कुछ ऐसा था, और लाइट का फाइनल पाथ कैसा है। तो क्या हम कह सकते हैं क्या 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 कि लाइट अपने पाथ से डेविएट कर गया है, कैन वी से क्या, दिस इज टर्म्ड एज डेविएशन। क्लास 10th में आपको ये टर्म नहीं पढ़ना होता है, यू मस्ट हैव ड्रॉन, बस ये पढ़ना नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन और टर्म्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? दैट इज टर्म्ड। सबसे पहले सारे एंगल्स को लोकेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या है, ये है एंगल ऑफ आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है।
एंड वाइस वर्सा, इफ इमरजेंट वाला एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा तो ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। क्लियर है? ये R1 है तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। क्या क्लियर है? क्या R1 है तो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो क्या ये पूरा ड्राइंग क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, कोई एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन पूछता है, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कौन सा है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, angle formed between incident ray and emergent ray, that is termed as angle of deviation. Clear है? डन। चलिए, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट वर्ड क्यों यूज किया है? प्रत्युष इमर्जेंट वर्ड इसलिए यूज किया कि लाइट रेज बाहर आ रहा है प्रिज्म से, ठीक है, लाइट रेज बाहर उस डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर है? अब इसी में अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है डेविएशन। तो इस प्रिज्म में आपको दो ही चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है डेविएशन और दूसरा पढ़ना है डिस्पर्सन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि लाइट रे कैसे डेविएट हुआ। तो याद रखिएगा, जो इंसिडेंट लाइट लिया है हमने, मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया है, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। इंसिडेंट लाइट क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। क्लियर है क्या? सिंगल कलर लाइट है, लाइट रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब मैं बात करता हूं हाउ डेविएशन कैन बी मेजर्ड, कैसे हम डेविएशन के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, देखते हैं, इस फिगर को गौर से देखिएगा। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका डेविएशन है। क्लियर है? ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। दिस होल लॉट ऑफ नोमेनक्लेचर, ये सारा आपका नोमेनक्लेचर है। ठीक है, कुछ हम नेमिंग कर देते हैं, जैसे जैसे कुछ नेमिंग कर दिया जाए हम लोग, जैसे इसको नाम दे देते हैं M, इसको नाम दे देते हैं N, इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q। क्लियर है? इसको नाम देते हैं R। सारे पॉइंट्स की हमने नेमिंग कर दी। क्लियर है? तो सब लोग गौर से देखिए, सब लोग गौर से देखिए, एंगल को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो चीज है कि आपका ये एंगल आई जो है, अगर आपका एंगल आई जो है, अगर मैं ऐसा लिखूं कि एंगल, एक सेकेंड, अगर मैं ऐसा लिखूं कि एंगल QMP, एंगल QMP इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या आप एग्री करोगे? बोलिए, अगर मैं बोलूं कि एंगल QMP इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एग्री करोगे आप लोग? विल यू एग्री विद इट? ऑपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, आई हो जाएगा। QMP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QMP इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। क्लियर? एंगल QMP इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि अगर पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो अपना एक पार्ट उसका क्या है, R1 है, तो क्या मैं एंगल QMN को लिख सकता हूं क्या, I माइनस R1? बोलिए, लिख सकते हैं क्या, I माइनस R1? बोलिए, लिख सकते हैं क्या, I माइनस R1? ठीक है, अब देखते हैं सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि क्या लिख सकते हैं क्या, एंगल QNM इक्वल्स टू E माइनस R2?
कौन सा, ये वाला क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, E माइनस R2। गौर से देखिए सब लोग, मैं कह रहा हूं ये आपका Q है, ये आपका M है और ये आपका N है, ये आपका M है और ये आपका N है। क्या इसको अगर आप लिख रहे हैं I माइनस R1, इसको क्या लिख रहे हैं आप, E माइनस R2। क्लियर है? और आपके फिगर में बना हुआ है, इस एंगल को क्या नाम दिया गया है, डेविएशन। क्लियर है, डेविएशन। तो क्या फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो क्या कि एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हम लोग यहां से एक लाइन कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 plus R2. Is it clear to all of you? Is it clear क्या? एंगल QMP, देखो QMP और QMN में फर्क है, सब लोग देखिए, QMP और QMN में फर्क है। आकाश गौर से देखिएगा, QMP जो है वो पूरा एंगल है वहां पे बनने वाला, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और QMN उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो हमने देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इक्वल्स टू है I प्लस E, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस R1 प्लस R2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, अब हमारे पास टॉपिक आता है कि हम लोग देखें बड़े बड़े क्वाड्रिलेटरल को, कौन सा बड़े क्वाड्रिलेटरल कौन सा देखते हैं, देखिए इन क्वाड्रिलेटरल Q, इन क्वाड्रिलेटरल R M P N, RMPN क्वाड्रिलेटरल RMPN में देखते हैं हम लोग। RMPN क्वाड्रिलेटरल को अगर देखें हम लोग, तो इसमें आप गौर से देखो तो आपका एंगल एट M एंड एंगल एट N, ये दोनों तो 90 डिग्री है, नॉर्मल ड्रॉ हुआ है ना। ये M, ये जो येलो लाइन है ये क्या है, नॉर्मल ड्रॉ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल RMP इक्वल्स टू एंगल RNP इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है? तो इन दोनों का सम तो 180 हो गया। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं क्या कि एंगल एट बोलिए सर, ये आपने S इक्वल टू लिखा है या I इक्वल टू? कहाँ पे, ये डेविएशन है, एस नहीं है, ये एंगल, ये डेल्टा है। ट्रायंगल MN क्यों? ट्रायंगल MN कहाँ पे आप बात कर रहे हो, प्लीज बता सकते हो क्या? Who's this? हाँ, सही साइड में ट्रायंगल MN क्यों बनाया है ना, उसके नीचे जो लिखा है ये डेविएशन, दैट इज डेल्टा, ओके दैट इज सर। डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंगल RMP इक्वल्स टू 90। तो एक बात है कि उसके दो ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए, 180 हो गया, तो उसका अदर दो ऑपोजिट का भी सम कितना होगा, 180 होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि एंगल MRN प्लस एंगल MPN मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। अब R पे जो एंगल बन रहा है उसको तो A भी कह सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल MPN मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल MRN which is equal to 180 minus A। यानी हमारे पास क्या आ गया, एंगल MPN must be equal to 180 minus A। अब मैं आऊंगा अपने सबसे लास्ट ट्रायंगल पे बात करेंगे हम लोग। लास्ट ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल
MNP, इन ट्रायंगल MNP की बात करते हैं। तो आपको भी पता है कि वहां पे क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल MPN मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्लियर है? अब मैं लिखूंगा R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस A इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A। क्या ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया क्या? ये हमारा डेल्टा वाला हमारा पहला इक्वेशन था, that was equation 1, and this is equation 2, that is equation 1 and that is equation 2. Is it clear to all of you? R1 plus R2 equals to angle of prism. अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों को यूज करूं, R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया है। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं क्या कि एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, यानी एक नया रिलेशनशिप बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और इससे बहुत कुछ कंक्लूड करेंगे हम लोग। दैट इज द इक्वेशन 3। इज इट फाइनल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब लोग जल्दी से एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। ये प्रिज्म का डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। मिली, प्रत्यूष, प्रीति, शुभम, ठीक है? तो सबको एक चीज समझ में आ गई होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म से रिलेटेड है। हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, इमर्जेंट के लिए आपको अलग एंगल ऑफ प्रिज्म लगेगा, ठीक है? आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा और डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं और इस रिलेशनशिप का यूज करेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है? तो देखते हैं, हम बात करने वाले हैं अब डेविएशन थ्रू प्रिज्म। तो हमने क्या सोचा कि डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस पे, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमने क्या किया, एंगल ऑफ डेविएशन पे हमने क्या किया कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बनाया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का हमने ग्राफ बना दिया। क्या ऑब्टेन किया हमने? तो हमने क्या ऑब्टेन किया कि किसी भी कोई एक डेविएशन जो हो रहा है वो एक एंगल पे नहीं मिल रहा है, वो दो एंगल पे मिल रहा है। कि ग्राफ कैसा ऑब्टेन हुआ, कुछ इस तरह का ग्राफ जो ऑब्टेन हुआ। किसका? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ये बोर्ड, जेई, नीट हर जगह आता है ये तो, ठीक है? तो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बना रहा है, ठीक है? तो जब हमने बनाया तो हमने देखा कि किसी भी डेविएशन के लिए, फॉर एनी डेविएशन किसी भी डेविएशन के लिए हमने क्या देखा कि अगर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको मिल रहा है, हमको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर पहला वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा वाला क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट है। और अगर दूसरा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो पहला वाला एंगल ऑफ इमर्जेंट है। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब कि फॉर एनी डेविएशन क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी डेविएशन ठीक है, टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑब्टेन्ड, मतलब कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑब्टेन किया हमने, ठीक है? यानी सिंपल सा हिसाब किताब है
कि अगर पहला वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उस केस में तो दूसरा वाला एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा, दूसरा वाला होगा तो पहला वाला इंसिडेंट। क्लियर है? तो हमने ये ग्राफ बनाया। अब हमने इस डेविएशन का एक लोअर केस भी देखा। ये लोअर केस क्या है? दैट इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। दैट इज मिनिमम डेविएशन। क्लियर? दैट इज मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए हमने खास करके देखा कि सिर्फ अपने को एक ही एंगल मिल रहा है, अपने को एक ही एंगल मिल रहा है। एंड हियर वी अज्यूम्ड कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल है। ठीक है? यानी मिनिमम डेविएशन जहां पे मिल रहा है, फॉर मिनिमम डेविएशन, सिंपल सी बात है, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, minimum deviation, for minimum deviation we obtain angle of incidence is equal to angle of emergence. क्लियर है क्या सबको? ग्राफ क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सब लोग बताओ, is the graph clear to all of you? चलो, ग्राफ क्लियर है क्या सबको? Is the graph clear to all of you? चैट पे भी बता दो, नहीं अगर कोई जरूरी नहीं है प्रत्युष की लाइन बीच में पैरेलल होगा। ठीक है? याद रखिएगा कि सिंपल, अगर आप मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हो तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल हो जाएगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर सेम है तो R1 भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यानी इस केस में आपका R1 विल आल्सो बी इक्वल टू इक्वल एंगल दैट विल बी इक्वल टू R। क्लियर है? That is the case of minimum deviation. That's very important topic. कि मिनिमम डेविएशन में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों सेम हो जाएगा, एंड इट हैज बीन प्रूव्ड बाय द ग्राफ। क्लियर है? हर दो एंगल के लिए हम देख रहे थे कि एक एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा था, क्योंकि इंसिडेंट होगा तो इमर्जेंट भी होगा। लेकिन जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस और जिस वक्त मिनिमम डेविएशन मिल रहा है उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों हमारा क्या है? सेम है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ। क्लियर है? तो ये आपका केस हो गया। तो क्यों ना इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बात तो तय हो चुकी है, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था R1 plus R2 equals to A। नाउ वी कैन से कि 2R equals to A and R equals to A by 2। Here we are with the relationship for R. Now let's focus on I। ठीक है? तो I के लिए हमने क्या रिलेशनशिप देखा था? I plus E equals to deviation plus A। ठीक है? हमने क्या देखा था? I plus E equals to deviation plus A। ठीक है? या इसको मैं अगर ग्रीन से लिख दूं तो I plus E equals to deviation plus A। I plus E equals to, अब मेरा I और E दोनों सेम ही है, तो क्या लिख सकते हैं? 2I equals to deviation plus A and I equals to deviation plus A by 2। Here comes the second part, angle of incidence। तो I आ चुका है और R आ चुका है, क्या लॉजिक लगेगा? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, किसी भी सरफेस पे क्या करते हैं? स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अप्लाइंग, रिफ्रैक्शन तो हो रहा है ना, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा?
साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू 1. Sin I by sin R equals to mu 2 1. And here comes the ultimate. mu 2 कौन सा है? मीडियम का, और mu 1 किसका है? बाहर का. क्लियर? sin I by sin R equals to mu 2 1. And finally last is your कि sin I को क्या लिख सकते हैं? sin A plus deviation by 2 by sin R, which is equal to A by 2 equals to mu 2 1. ये आपका पहला कंडीशन है, ये आपका पहला कंडीशन है. ये आप इसको कह सकते हैं कि आपके गोल्डन रिलेशनशिप है, इसको याद रखना है हमेशा. साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू 1. साइन आई कितना होगा? ए प्लस डेविएशन अपॉन 2, और आर कितना होगा? ए बाई 2. क्लियर है क्या सबको? ठीक है. लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा लॉजिक भी लेके आते हैं हम लोग. क्या है एक्स्ट्रा लॉजिक? समझने की कोशिश करते हैं. एक्स्ट्रा लॉजिक भी लेके आते हैं. क्या लाते हैं? फॉर वेरी स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही छोटा है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 वाला टाइप, तो आई आर भी क्या होगा? आई भी, आर भी, डेविएशन भी, ऑल वेरी वेरी स्मॉल. सारे क्या हो जाएंगे? वेरी वेरी स्मॉल. क्लियर है? तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो साइन थीटा का वैल्यू होगा दैट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू थीटा. क्लियर है क्या? इस केस में हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा. तो क्यों ना इसको इसमें कंडीशन लगा के देखते हैं. एंगल बहुत ही छोटा है, तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डेविएशन, और डेविएशन में मिनिमम लगा देते हैं. डेविएशन मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय ए बाय 2, कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू म्यू 2 1. क्लियर है? तो कितना हो गया? ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाय ए इक्वल्स टू म्यू 2 1. क्लियर है? तो क्या यहां पे लिख सकते हैं हम लोग क्या? ए प्लस मिनिमम डेविएशन इक्वल्स टू ए इंटू म्यू 2 1. क्लियर है सबको? तो यहां पे अगला इक्वेशन जो आता है वो क्या आता है? मिनिमम डेविएशन इक्वल्स टू, उधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ए कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया? म्यू 2 1 माइनस 1. तो यहां पे मैं लिखता हूं फाइनल रिलेशनशिप. फाइनल रिलेशनशिप क्या है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इक्वल्स टू ए म्यू 2 1 minus 1. Is it clear to all of you? Here is the angle of minimum deviation. Clear है? Angle of minimum deviation. और सब लोग इस बात को देख सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही छोटा है. ठीक है? नहीं प्रत्युष, एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही छोटा है, उसी केस में सिर्फ इस फॉर्मूले को हम वैलिड कह सकते हैं. एंगल ऑफ प्रिज्म मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है? तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा. एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू ए इनटू म्यू 2 1 minus 1. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कोई आपसे पूछता है कि बताओ किसी भी प्रिज्म में जो मिनिमम डेविएशन होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आप लिख सकते हो डेविएशन डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? फर्स्ट रिलेटेड टू ए,
एंड अगेन रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। दो ही प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी थी, किसी भी प्रिज्म में दो चीजें होती हैं, एक होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, दूसरा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने क्या देखा कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किसी भी प्रिज्म से वो डिपेंड नहीं करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, वो डिपेंड करता है प्रिज्म की क्वालिटी। सर और बोलिए सर, ये साइन a प्लस डेल्टा बाय 2 था, ये साइन कहाँ गया? अगर थीटा बहुत ही स्मॉल हो जाता है तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। को याद है? सर मैंने ये देखा नहीं था। ओके सर। ठीक है, चलो। यस सर। तो हमने देखा कि जो किसी भी प्रिज्म अगर मैं आपको दे दूं तो उसका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दो फैक्टर्स क्या है आपका? पहला फैक्टर जो आता है वो आता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, और दूसरा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही दो क्वालिटी होती है प्रिज्म की। जितना ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? देख लो एक बार स्लाइड। क्या सबको यहां तक क्लियर है जो अभी तक बताया? मिनिमम डेविएशन, नॉट डेविएशन प्रत्युष, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन is directly proportional to angle of prism and directly proportional to refractive index also. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? डेविएशन होगा। डन। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डेविएशन खत्म हो गया। अब बात करने वाले हैं डिस्पर्सन थ्रू डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो अभी तक हमने लाइट को, कौन सा लाइट इंसिडेंट किया था प्रिज्म पे? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब हम इंसिडेंट करने वाले हैं व्हाइट लाइट। हमने क्या ले लिया? एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कर दिया। ठीक है, अब व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कर दिया तो व्हाइट लाइट जब किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो वैसे ही वो लाइट क्या हो जाएगा? 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा, और फिर हर कलर का अपना अपना पाथ होगा। हर कलर का अपना अपना पाथ होगा एंड लाइट विल फॉलो डिफरेंट पाथ। ठीक है, तो वी ऑब्टेन अ कलेक्शन ऑफ 7 कलर्स। ये व्हाइट लाइट के पास 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, स्टार्टिंग विद वॉयलेट एंड एंडिंग विद रेड, विबज्योर। क्लियर है? क्या कहते हैं उसको? विबज्योर। विबज्योर। डन? ठीक है, विबज्योर। अब लाइट क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि लाइट रेज अपने अपने पाथ पे बेंड कर गया? सब कुछ तो हुआ होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जानना चाहिए। वो क्या फॉर्मूला है? वो है कॉशीज थ्योरम या कॉशी थ्योरम। ये कहता है कि किसी भी लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक्चुअली डिपेंड करता है उसके वेवलेंथ पे। उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। क्लियर है? ये कॉशीज थ्योरम एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है आपको, लेकिन ये जानना। तो इससे रिलेशनशिप क्या आता है? अकॉर्डिंग टू कॉशीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कॉशीज थ्योरम, सिंपल कह सकते हैं कि हायर द वेवलेंथ, higher the wavelength, lower the refractive index. Lower the refractive index. Higher the wavelength, lower the refractive index. Clear है क्या? हायर द वेवलेंथ, लोअर द रिफ्रैक्टिव। तो एक बात तो माननी पड़ेगी आपको कि वो जो 7 कलर्स है ना, उन सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है। सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है।
और अगर सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो ऑल विल फॉलो देयर ओन पाथ. इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर क्या? as each constituent color as each constituent color has different refractive index, all the colors deviated in different paths. ठीक है, in different paths. This phenomenon of splitting of white light is called dispersion of light. This phenomenon of splitting of white light, लिख देते हैं. This phenomenon of splitting of white light into constituent colors said to be dispersion. क्या सबको समझ में आ गया डिस्पर्सन क्या होता है? क्योंकि व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ है ऊपर, उसके सारे कलर्स का वेवलेंथ डिफरेंट है, इसके वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिफरेंट होगा तो सबका पाथ भी अलग अलग होगा. तो 7 कलर्स अपने अपने पाथ के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, ट्रेवल करेंगे. इसीलिए व्हाइट कलर क्या हो गया? स्प्लिट इनटू 7 कलर्स. एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म. क्या सबको क्लियर है? आप जानते पहले से थे कि लाइट स्प्लिट हो जाएगा 7 कलर्स में, लेकिन आज उसका रीजन जानो कि क्यों हो रहा है. क्लियर है? थोड़ा ऊपर ऐसे लिख लो पहले, उसके बाद बात करेंगे आगे. रीजन समझ जाओ कि स्प्लिटिंग क्यों हुई है. अब मैं उसके बाद लिखवाऊंगा कौन ज्यादा डेविएट करेगा, कौन कम डेविएट करेगा. ठीक है, अब गौर से देखिए, याद रखिएगा, मैं कंपेयर करूंगा विबज्योर के एंड कलर से. एक है रेड और दूसरा है वॉयलेट. बताइएगा, रेड का वेवलेंथ हाई होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है वॉयलेट. क्लियर है? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा.
मानते हो? क्लियर है? लोएस्ट होगा और हाईएस्ट होगा। अब उसके बाद आप कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा। मिनिमम डेविएशन इज हाईएस्ट फॉर वायलेट एंड मिनिमम डेविएशन इज लोएस्ट फॉर रेड। क्लियर है क्या? तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन करेगा? वायलेट करेगा क्या? सबसे ज्यादा डेविएट कौन करेगा? वायलेट करेगा क्या? सबसे कम डेविएट कौन करेगा? रेड करेगा क्या? बोलिए। वायलेट डेविएट्स द मोस्ट एंड रेड डेविएट्स द लीस्ट। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर क्या? इतना ही आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, इतना ही आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, लेकिन एक नया टर्म बस अगर जानना है कुछ, ठीक है? तो एंगुलर, देखो अब कोई मेरे से पूछेगा कि बताइए डेविएशन ऑफ वॉयलेट कितना होगा, तो क्या मैं बोलूंगा? ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट -1, ठीक है? और अगर कोई मेरे से पूछेगा कि रेड का बताइए, तो क्या बोलूंगा मैं? ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड -1। म्यूचुअल बाहर एयर ही है। तो अगर एक नया टर्म आता है एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन क्या कहता है? एक्सट्रीम एंड के कलर्स के बीच में एंगल, एक्सट्रीम एंड के कलर्स के बीच में एंगल, ठीक है? किसके किसके? वॉयलेट और रेड के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म होता है, ठीक है? अब ये कुछ ऐसे ऐसे फॉर्म होगा पीछे की तरफ जाकर एक्सटेंड होने पे, इन दोनों के बीच कितना एंगल फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है? तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, deviation of violet minus deviation of red, which will be equal to A times refractive index of violet minus refractive index of red. Is it done? Clear है क्या? Here topic ends. Clear है? ये समझ गया तो आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। How dispersion takes place. That was it for today. अगर ये समझ चुके हो तो बताओ। क्या सबको डिस्पर्सन समझ में आया? डेविएशन समझ में आया? रीजंस आर प्रीटी इंपॉर्टेंट, रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ अकरेंस इज टेकिंग प्लेस, यू हैव टू नो, यू मस्ट नो कि कैसे क्यों हो रहा है, पूरा रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? देन वी आर डन विद द टुडे प्रेजेंट पार्ट। कलर्स बता दो, कौन सा तुषार, कौन सा कलर्स बता दो? विबजियोर का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हाँ क्या? तुषार यू कैन अनम्यूट यू ऑल्सो। रेड और वॉयलेट का डेविएशन, मैंने बोला रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा कॉशीज थ्योरम से। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा और डेविएशन भी सबसे कम होगा। क्लियर है? इतना तो क्लियर ही होगा आप लोगों कि डेविएशन ऑफ वॉयलेट इज हायर देन डेविएशन ऑफ रेड। शार्प? क्लियर है? यस सर। डन? समझ आ गया सबको? छोटे छोटे टॉपिक्स हमने पूरा डे ऑप्टिक्स दोबारा से ही ऑलमोस्ट रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे सर? इस वीक रे ऑप्टिक्स, उसके बाद एज पर योर नीड। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं मैग्नेटिज्म रिकॉल करा देता हूं। ठीक है गाइस, आई थिंक हैव अ नाइस डे। जेई बेस्ड कराना। बिल्कुल जेई बेस्ड। अब सारे रिवीजन जेई बेस्ड होंगे। Yes. This was demand by some of the people, so that's why we did.
ओके सर। सर लास्ट स्लाइड दिखा दो। Yes, sir. ओके चलो Thank you, sir. हैव अ नाइस डे। हेलो या तुष्टि सर सर नमस्ते। थैंक हम यू सीबीएसई सर। प्लस जी सारे कवर करेंगे। बाय सर। बाय बाय सर। Bye, sir. सी यू सून सर। सी यू सून गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। See you soon.